एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमारे पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है मैंने कि कुछ शोध के शब्द दे रखे हैं और यहाँ उनके अर्थ दे रखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो अगर हम बात करें परिकल्पना की, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि परीक्षण योग्य जो कथन होते हैं। ठीक है। नमूना क्या होता है? नमूना होता है जनसंख्या का एक हिस्सा या एक भाग। और जनसंख्या क्या है? तो यहाँ जनसंख्या होती है समग्र समूह। समग्र समूह का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग होते हैं। और संख्यायिकी क्या होता है? संख्यायिकी होता है आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, स्टैटिस्टिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो परिकल्पना, नमूना, जनसंख्या और संख्यायिकी ये शोध से संबंधित जो है महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर आईसीटी के बारे में दिया गया है यहाँ पर, तो और उसके पूर्ण रूप दे रखे हैं, यानी कि फुल फॉर्म दे रखी है, तो हमें इसे मैच करना है। सीपीयू की अगर हम बात करें, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है और मैं पहले करवा चुका हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी की अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ संचार के मॉडल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दे रखे हैं। तो संचार के मॉडल कौन कौन से हैं यहाँ पर? जैसे पहला यहाँ पर है SMCR मॉडल, गणितीय मॉडल, 5W मॉडल और ओस्गुड श्राम मॉडल। तो SMCR मॉडल जो है ये दिया गया है बार्लो के द्वारा, और गणितीय मॉडल जो है ये दिया गया है सेनर और वीवर के द्वारा। 5W मॉडल जो है वो दिया गया है लॉसवेल के द्वारा, और ओसगुड श्रम मॉडल जो है वो दिया गया है श्राम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संचार से जुड़ा हुआ एक सवाल। नेक्स्ट है पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सवाल है। यहाँ पे पर्यावरण के कुछ शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो अगर हम बात करें जैव मंडल की, ठीक है, तो जैव मंडल हमें पता है कि क्या होता है। ये पृथ्वी का जीवन का क्षेत्र होता है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर सभी आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र होता है जैविक और अजैविक घटकों की व्यवस्था को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही बनता है। जैविक में हम मनुष्य आ जाते हैं, जबकि अजैविक में आ जाती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला होती है ऊर्जा प्रवाह का क्रम। ठीक है, और समुदाय की अगर हम बात करें, खाद्य श्रृंखला वही फूड चेन की यहाँ पे बात की जा रही है, अलग अलग चेन होती है सबकी। ठीक है, और समुदाय क्या होता है? तो समुदाय जीवों का समूह कह सकते हैं हम, उसे हम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शोध के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। जैसे पहला है मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, क्रियात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध। मौलिक शोध की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सिद्धांत का निर्माण करना। ठीक है। अनुप्रयुक्त शोध का मतलब होता है किसी समस्या का तत्कालिक समाधान निकालना। क्रियात्मक शोध का मतलब होता है कार्यस्थल की समस्या का समाधान करना। और ऐतिहासिक शोध का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। ठीक है। मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, क्रियात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे तर्क दोष दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं। तो एड होमिनेम, सर्कुलर आर्गुमेंट, हैस्टी जनरलाइजेशन और फॉल्स कॉसेस। तो पहला जो है उसका संबंध किससे है? तो व्यक्ति पर आक्रमण से है। ठीक है। सर्कुलर आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष को ही आधार जब बनाया जाता है तो उसे सर्कुलर आर्गुमेंट कहते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये अपर्याप्त उदाहरणों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। फॉल्स कॉसेस की अगर हम बात करें तो ये होता है गलत कारण व कार्य संबंध का होना। ठीक है।
अब ये हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूँ कि यूजीसी, इग्नू, नैक और आईसीटीई की स्थापना कब कब हुई थी। तो यूजीसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस आयोग की सिफारिश पर जो है यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इग्नू की अगर हम बात करें तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में। नैक की अगर हम बात करें तो नैक की स्थापना हुई थी 1994 में और एआईसीटी की स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण दे रखे हैं, पर्यावरणीय कह सकते हैं कुछ गैसों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं या पर्यावरण से जुड़े कुछ शब्द हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। तो CFC, SO2, CO2 और डिफॉरेस्टेशन। तो CFC का यहाँ पर संबंध ये है ओजोन परत से। ठीक है, CFC जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को किस तरह से प्रभावित कर रही है वो इसमें मैच करना है। ठीक है ना। तो SO2 का संबंध है अम्लीय वर्षा से। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मतलब ये है कि जो एसिड रेन है उसका जो मेन कॉज है वो यही है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। और CO2 की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वैश्विक ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार CO2 गैस है। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षों को खत्म करना। ठीक है, या जैव विविधता आदि का ह्रास करना डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और यहाँ पे दे रखे हैं शिक्षा आयोग और उनके अध्यक्ष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे मुदालियर। ठीक है, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। और शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा नीति जो है वो आचार्य राममूर्ति ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आयोग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये आपको जो अच्छे से याद रख लेने हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे NEP 2020 से है। NEP के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका NEP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लगभग सभी फैक्ट्स मैंने जो है उस वीडियो में करा रखे हैं, तो एक बार जरूर आप चेक करें। तो देखेंगे आप यहाँ पे NEP के अनुसार GER का लक्ष्य कितना है, तो याद रखना है आपको GER का लक्ष्य रखा गया 50%। ठीक है, ABC का मतलब क्या होता है? ABC का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है बहुविषयक शिक्षा। और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है कि कोई भी ग्रेजुएशन का छात्र होगा वो अपनी ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ सकता है। अगर वो 1 साल पे अपनी ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद छोड़ता है डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी, अगर 4 साल के बाद छोड़ता है तो उसे रिसर्च डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस कुछ ही दिन के एग्ज़ाम और बचे हैं और फिर उसके बाद जो है हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब और वीडियोस पे हम डिस्कस करेंगे। और थोड़े अगर आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो डेफिनेटली है कि आपका जो है नेट GRF वगैरह हो जाएगा। नहीं होता है तो मायूस होने की बात नहीं है, उसकी तैयारी आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं हमारे चैनल पर। अब जो है जैसे एग्ज़ाम खत्म होंगे कुछ ही पल के बाद जो है हम अपनी नई सीरीज़ लेके आएंगे UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।